कश्मीर में सरकार ने यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर का किया ऐलान। अब नवंबर दिसंबर के बजाय मार्च अप्रैल में लिए जाएंगे इम्तिहानात। अव्वल से लेकर 12वीं जमात तक मार्च सेशन का होगा इतलाक। इस साल के दाखिले और इम्तिहानात भी मार्च अप्रैल में होने का सरकार ने निकाला ऑर्डर। फी फिक्सेशन कमेटी ने स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस में 14% इजाफे का भी किया ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल में भारत की गैर हाजिरी पर ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा, क्या नरेंद्र मोदी चीनी सदर से इतना डरते हैं कि उगियार में हो रही इंसानी हकूक़ की पामालियों पर बहस से मुतल्लिक़ करारदाद पर भारत ने वोटिंग अमल में गैर हाजिरी का किया मुजाहरा। दाखिला वजीर अमित शाह के दौरे जम्मू कश्मीर पर साबिका सरकारों के रिपोर्ट कार्ड पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया जवाब। जम्मू कश्मीर में तामीरात, हालात और सियासी इस्तेहकाम का दिया हिसाब। कहा, नरेंद्र मोदी सरकार भी अपनी कारकर्दगी को लेकर बताएं, हवा में बयान देकर अवाम को गुमराह ना किया जाए। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ एट 6 में आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं इस वक्त श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त न्यूज़ एट 6 अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी के साथ मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, क्योंकि मंडी जो कि पूंछ के अंदर है, वहां पर आज एम्बुलेंस की जो गाड़ी है वो ट्रैफिक जाम के अंदर फंस गई है। दरअसल रीछ ने हमला किया था 4 अफराद पर। उन्हें जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो उसके बाद वो ट्रैफिक जाम में फंस गए और बाल बाल वो हॉस्पिटल पहुंच गए और उनकी हालत अभी बेहतर बताई जा रही है। अमित शाह ने दौरा जम्मू कश्मीर के दौरान हाल ही में संगीन नवियत के इल्जामात यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को, खासतौर पर उन पार्टीज को जिन्हें वो खानदान कहते हैं और उसके बाद 70 साल साबिका जोड़ते हैं, और उन्होंने कहा था कि ये सारी पार्टियां 70 साल का हिसाब दें। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हिसाब लेकर आए और उसके बाद अमित शाह साहब से भी हिसाब मांगा है और कहा कि 3 साल आपके भी जम्मू कश्मीर के अंदर हो गए तो आप भी हिसाब लेकर आ जाए। सनम एजाज पहुंचाएंगे मुकम्मल मालूमात आप तक, लेकिन उससे पहले आज फी फिक्सेशन कमेटी की जानब से एक ऑर्डर भी जारी हुआ है, जिसमें यह बात कही जा रही है खबरों के मुताबिक कि इस ऑर्डर के जरिए 14% जो इजाफा है वो फी फिक्सेशन कमेटी ने ट्रांसपोर्ट फीस में किया है। यानी प्राइवेट स्कूल्स की जो ट्रांसपोर्ट फीस है उसमें 14% का इजाफा हुआ है और माना जा रहा है कि यह मार्च साल 2022 से शुरू होगा। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि सरकार की जानिब से अब यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया है। यह यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर क्या है? पूरे मुल्क के अंदर मार्च अप्रैल के अंदर इम्तिहानात और दाखिले लिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर वाहिद एक इलाका था जहां नवंबर दिसंबर के महीनों में यह सारा काम होता था। लेकिन अब सरकार ने इस मामले पर गैर यकीनी सूरत हाल को खत्म करते हुए हुक्म दिया है कि तमाम एलिमेंट्री क्लासेस के इम्तिहानात अगले साल मार्च में होंगे। यानी अब अव्वल से लेकर 12वीं जमात तक ये इम्तिहानात मार्च अप्रैल के अंदर लिए जाएंगे। नंबर 1, हालांकि इससे पहले 10वीं और 12वीं जमात को लेकर सरकार की जानब से पहले ही वजाहत की गई थी और कहा गया था कि ये इम्तिहानात मार्च अप्रैल के अंदर लिए जाएंगे। लेकिन फिर यही खदशात थे, यही गैर यकीनी सूरत हाल थी कि क्या ये इम्तिहानात अब अव्वल से लेकर 9वीं और 11वीं जमात के बच्चों के लिए भी होगा। तो उस हवाले से भी सरकार ने अब गैर यकीनी सूरत हाल को खत्म किया है और ऐलान किया है, और ऐलान के साथ साथ बाज़ाब्ते तौर पर एक ऑर्डर भी जारी किया है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन आलोक कुमार ने जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा कि इस साल सितंबर के उन्होंने कहा है कि अब ये सारा सेशन जो है मार्च की तरफ शुरू होगा और पूरे मुल्क की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये एकेडमिक सेशन अब मार्च अप्रैल से शुरू होगा। लेकिन अब अहम चीजें ये भी देखने जा रही हैं कि क्या ये कैलेंडर, जिसे यकसा तालीमी कैलेंडर नाम रखा गया है और बताया जा रहा है कि अब मार्च अप्रैल के अंदर ये एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हो जाएंगी। हालांकि जम्मू कश्मीर के लिए ये नई चीज है और नई चीज को या कोई नया सिस्टम जो है उसको जो है आप मुतारिफ करते हुए कुछ वक्त तो जरूर लगता है। लेकिन जो मौसमी हालात जम्मू कश्मीर के अंदर है,
जो एग्जिस्टिंग वर्क कल्चर जम्मू कश्मीर के अंदर है, क्या उसमें ये सारा जो है चल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन जीएन वार इस खबर को लेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जीएन वार से जाने की कोशिश करेंगे। वार साहब, आज सरकार की जानब से प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन आलोक कुमार की जानब से यह ऑर्डर जारी किया गया और बाज़ाब्ते तौर पर कहा गया है कि अब मार्च सेशन न सिर्फ इम्तिहानात बल्कि दाखिले भी होंगे। क्योंकि आप हमसे ज़्यादा इन स्कूल्स के साथ आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है माशाल्लाह, और साथ ही साथ एक ज़मीनी स्तर पर आप जुड़े हुए हैं, स्कूल चला रहे हैं। सरकार के इस ऑर्डर को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये मिनोअन जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो सूरत हाल कैसी होगी? क्या वाकई जम्मू कश्मीर के बच्चों को इससे फ़ायदा होगा या कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किसी हद तक सख्त भी है? देखिए, पहली बात यह है कि ऑलरेडी हमारे बच्चों का 1 साल जाया हो चुका है इस सेशन के चेंज की वजह से जी। अब जो सरकार की तरफ से ये अब हुक्मनामा आ रहा है कि अब 9th तक जो भी बच्चे हैं, किंडरगार्टन से लेकर 9वीं जमात तक जो बच्चे हैं, उनके एग्जाम भी अब मार्च में होंगे जी। ये नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। लगता है कि या सरकार के पास कोई ग्राउंड वर्क नहीं हुआ है, या सरकार मिसलेड है, या सही सूरत हाल उन लोगों के पास नहीं है जो ये फैसले लेते हैं जी। ये दिल्ली नहीं है, ये कश्मीर है, यहाँ बर्फबारी होती है जी। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम दिसंबर के 31 दिसंबर तक क्लासेस जारी रखेंगे। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? चाहे वो सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, चंद स्कूलों को छोड़ के यहाँ पे क्या पॉसिबल है कि हम 31 दिसंबर तक अपने क्लासेस को जारी रखें? वैसे भी छोटे बच्चों की क्लासेस खासकर नर्सरी, एलिमेंट्री वैसे भी दिसंबर के पहले वीक में ही ऑफ होते थे। अब मुझे बताइए, क्या सरकारी कवानीन से मौसमी हालात बदल जाएंगे? क्या जो यहाँ का वेदर है, क्या सरकार के कानून उन पे भी लागू होंगे? क्या सरकार विंटर को समर और बाकायदा समर को विंटर बना सकती है? ये अफसोस है, ये अलमिया है। हम एज एसोसिएशन बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन एजुकेशन, हम सरकार से यही अपील करेंगे, आप जरा अपनी पॉलिसी को रिविजिट कीजिए। पहली बात यह है कि ये जो कहा जा रहा है कि छोटे बच्चों का एग्जाम भी अब अप्रैल मार्च में होगा। पहली बात यह है कि जब ऑलरेडी हमने सिलेबस कंप्लीट किया है, जब ऑलरेडी बच्चों की असेसमेंट हुई है, जब स्कूलों ने ऑलरेडी नए साल के लिए एडमिशन किए हैं, तो इस ऑर्डर का लॉजिक क्या है? चूंकि वार साहब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं, लेकिन जानना चाहेंगे आपसे कि प्राइवेट स्कूल भी एक बड़ा स्टेक होल्डर जम्मू कश्मीर के अंदर है। क्या आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, भले ही जो फाइनल अथॉरिटी है वो सरकार ही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है और एक बड़ा स्कूली तबका जो स्कूली बच्चों का वो इन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जेर तालीम है, तो क्या आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है? आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है? क्या आपके मशवरे नहीं लिए गए हैं? देखिए हिलाल साहब, पहली बात यह है कि आप किसी भी एक्ट को देखें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखें, इसमें स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना एक इंतहाई अहम मामला है, मैंडेटरी है गवर्नमेंट के लिए जी। लेकिन अफसोस यह है कि हमें बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। ये किसी भी, हमारी तो बात ही नहीं, किसी भी स्टेक होल्डर से पूछा नहीं गया। बस ये बाबू लोगों ने फैसला लिया, मूड आ गया, ये फैसला हो गया। हम सिर्फ अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से, होम सेक्रेटरी से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहेंगे कि आपने ये जो छोटे बच्चों को आप किस चीज की सजा दे रहे हैं? आप जो कह रहे हैं उनको कि भाई हम आपके एग्जाम मार्च में लेंगे, उनका मेंटल स्ट्रेस इससे बढ़ रहा है। ऑलरेडी जो है हमने उनका सिलेबस कंप्लीट किया है, उनकी असेसमेंट हुई है। पहली बात यह है कि छोटे बच्चों का कोई एग्जाम नहीं होता, ये एक कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव जो है, एक कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन होती है, असेसमेंट होती है, जो ऑलरेडी स्कूलों ने की है। अब स्कूलों ने एडमिशन भी ऑलरेडी जो किए हैं, जो आपने देखे होंगे कि सारे स्कूलों के एडमिशन ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। अब इस वक्त ये ऑर्डर निकालना, इसका लॉजिक क्या है? पहली बात। दूसरी बात, इस साल को छोड़कर वार साहब, इस साल को छोड़कर आइंदा का जो लाहेमल है उसको देखते हुए आप कहां पर देखते हैं, कहां पर आपको नुकसान लग रहा है कि अगर मार्च और अप्रैल के अंदर? मैं आपको जो है, एक तो पहली बात है कि इससे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होगा।
आप यहाँ के CBSE स्कूलों को ले लीजिए, वो वैसे भी उनके एग्जाम मार्च अप्रैल में होते थे, लेकिन छोटे बच्चों का एग्जाम वो नवंबर अक्टूबर में ही कंक्लूड करते थे, CBSE स्कूल तक भी। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि शायद सरकार के पास कोई इस ताल्लुक से कोई ग्राउंड नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि आमतौर पर पेरेंट्स इसी अक्टूबर नवंबर में या सितंबर के बाद से ही प्लान स्टार्ट करते हैं अपने वेकेशंस के ताल्लुक से। कुछ बच्चे बाहर जाते हैं, पेरेंट्स बाहर जाते हैं, उनके बच्चे उनके साथ जाते हैं, लेकिन इस ऑर्डर के आने के बाद एक कंफ्यूजन और कियास पैदा हो रहा है, काफी तनाव। मैं इस वक्त पेरेंट भी हैं, बच्चे भी हैं, क्योंकि हमें लगातार फोन आ रहे हैं कि हम तो वेकेशन के हिसाब से अपना प्लान कर रहे थे, लेकिन अब ये जो कहा जा रहा है कि अब इन बच्चों के भी एग्जाम मार्च अप्रैल में होंगे, तो इसका कोई लॉजिक न पेरेंट्स को समझ में आ रहा है, न हमारी समझ में आ रहा है। क्योंकि आप देखिए यहाँ का जो हार्श विंटर है, मान के चलिए दिसंबर के पहले वीक में बर्फबारी हुई या नवंबर में बर्फबारी हुई, तो स्कूल कैसे जारी रहेंगे? स्कूलों के पास क्या उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है? फिर ये मार्च के एग्जाम की बात करते हैं। हर एक को मालूम है, जो भी कश्मीर में रहता है, कि मार्च में मौसम कैसा होता है। ये सिर्फ श्रीनगर की बात नहीं है, आप टंगदार को देख लीजिए, करना को देख लीजिए, कैरन को देख लीजिए, हिली एरियाज को देख लीजिए। इस तरह से पूरा एजुकेशन सिस्टम जो पिछले 3 सालों से ऑलरेडी बहरानी कैफियत से दो चार है, इस ऑर्डर से और बहरान पैदा होगा और कियास पैदा होगा। वैसे भी पिछले कई सालों से हमारी लिटरेसी रेट भी डाउन हो चुकी है, ड्रॉप आउट रेट भी बहुत ज्यादा। बिल्कुल वार साहब, जब मार्च अप्रैल में जब एग्जाम लिए जाएंगे तो उसके बाद उनके रिजल्ट कब आ सकते हैं इसका? क्योंकि हम देखते हैं मेनली हमारा जो सीजन है और सेशन है वो यही है कि मौसमी बहार के बाद ये शुरू होता है, यानी मार्च अप्रैल से ही शुरू हो जाता है और अक्टूबर नवंबर तक ये एंड होता है, और उसके बाद बर्फबारी, मौसम, सूरत हाल सब कुछ उसको देखते हुए यही कुछ महीने जम्मू कश्मीर के बच्चों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। लेकिन जब मार्च अप्रैल में एग्जाम लिए जाएंगे, फिर रिजल्ट कब आ जाएगा और फिर सेशन कितना बचता है? देखिए, आज तक रवायत यही रही है कि कभी भी टाइम से रिजल्ट नहीं आया है। ये आज तक रवायत रही है। जब हम एग्जाम की हिस्ट्री देखें, आज तक कभी भी टाइम से रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। फिर ये कि वही 2-3 महीने जो यहाँ काम के होते हैं, पढ़ाई के होते हैं, मई, जून, जुलाई, वो तो इसी एग्जाम में चले जाएंगे, क्योंकि अप्रैल से पहले एग्जाम मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, फिर मौसम पे कोई भरोसा नहीं है। इस वजह से तालीमी निजाम जो ऑलरेडी बहुत कमजोर था, इससे लर्निंग गैप्स और बहुत ज्यादा पैदा होंगे और बच्चों का काफी नुकसान होगा। साहब, चूंकि ये ऑर्डर सेक्रेटेरिएट से जारी हुआ है और सेक्रेटेरिएट से जारी होने के बाद जब हम आपका जिक्र देखते हैं तो आप ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, तो क्या आप मानते हैं कि इस तरह का ऑर्डर सिर्फ बाहर ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि हाँ जम्मू कश्मीर अलग था इस चीज से कि यहाँ मार्च अप्रैल सेशन नहीं था, बाकी मुल्क के दूसरे हिस्सों में सेशन इस तरह से हैं, और आपको क्या लग रहा है कि जब ये प्रैक्टिकल में आ जाएगा, जब ये ग्राउंड पे आ जाएगा, तो उसके बाद सरकार को शायद अंडू करना पड़ेगा इस फैसले पर? सीधी सी बात है, सरकार को अपनी पॉलिसी रिविजिट आज नहीं तो कल करनी होगी, क्योंकि हमने सरकार से कहा था कि अगर आप बजिद हैं चेंज करने के लिए तो कम से कम 1 साल तो दे दीजिए, ताकि कम से कम ये जो कियास है ये पैदा नहीं होगा। रहा ये कि उसको नेशनल कैलेंडर के साथ जोड़ने वाली बात, ये एक रॉन्ग परसेप्शन पैदा किया गया। कहा जा रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। मुझे बताइए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहां लिखा है कि यूनिफाइड कैलेंडर होना चाहिए? इसे तो कहीं पे नहीं लिखा। कल ही क्लेरिफाई किया था कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमने अपने लेवल पर ये एकेडमिक्स जो है चेंज की है। ये सवाल ये है, क्या ये विंटर वेकेशन को समर वेकेशन में चेंज कर पाएंगे? क्या मौसम पे इनके कानून लागू हो जाएंगे? एक नेचुरल सी बात है। सवाल ये है, आप नेचर को चेंज नहीं कर सकते। तो आपको क्या लग रहा है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम इस डिसीजन को लेकर अंडू हो सकता है? ये तो इससे पहले भी पर अंडू हो चुका है। इससे पहले भी 4 बार गवर्नमेंट ने कोशिश की थी हम इसका मार्च सेशन करें, लेकिन फिर सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। गवर्नर जगमोहन के दौर में भी, GM शाह के दौर में भी, और उसके बाद भी 2 बार कोशिश हो गई, लेकिन फिर सरकार को उसको अनडू करना पड़ा, अपने फैसले को वापस लेना पड़ा। बहुत शुक्रिया वार साहब बात करने के लिए। GN वार साहब जो कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कहा कि इससे पहले 4 बार इस तरह का डिसीजन लेने की कोशिश की गई है, लेकिन चारों बार सरकार को अंडू करना पड़ा, और उन्हें यकीन है कि 5वीं बार भी सरकार को अंडू करना पड़ेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब जबकि नया निज़ाम शुरू हो जाएगा, नया जो एकेडमिक साल है
जो यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर है, जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो क्या वाकई इस बार भी सरकार को अंडू करना पड़ेगा, देखने वाली बात होगी। दाखिला वजीर अमित शाह ने बारामूला की सरजमीन से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज 70 साल 3 खानदान का नाम लिया था और कहा था कि ये हिसाब दें कि उन्होंने 70 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर क्या किया। लेकिन जब हम 70 साल देखते हैं तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ा वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ वक्तों में, मुख्तलिफ जो है दहाइयों में यहाँ हुकूमत में रहकर संभाला। तो इस वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस से रहा न गया, उन्होंने आज इस हवाले से बाज़ाब्ता अपना जो किया है उन्होंने आज तक उसका रिकॉर्ड सामने लाया। और न सिर्फ सामने लाया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि न सिर्फ सियासी स्तर पर, न सिर्फ सिक्योरिटी स्तर पर, बल्कि डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स पे भी जम्मू कश्मीर में जहां की सरकारों ने काम किया और खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ग्राफ है वो उन्होंने बता दिया। लेकिन अब उन्होंने उल्टा सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया और कहा है कि आपने भी 3 साल बिलवास्ता या बिलावास्ता जम्मू कश्मीर के अंदर गुजारे हैं, डायरेक्ट आप सब कुछ दिल्ली से चला रहे हैं, तो आप भी हिसाब व किताब दीजिए कि आपने किया क्या। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि आज जिन प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया जाता है ये साबिका दौर में उनकी फाउंडेशन रखी गई है। सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ है। सनम, कहीं ना कहीं सियासत अब शुरू हो चुकी है, जानना चाहेंगे कि ये सियासत किस तरफ जा रही है, क्योंकि अब लग रहा है कि आइंदा इलेक्शंस भी होंगे और इलेक्शन से पहले इस तरह की जो आवाज़ें हैं, इस तरह के जो बयानात हैं वो देखने को मिलते हैं। अमित शाह साहब का सवाल था, उन्होंने जो हिसाब किताब मांगा था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब सामने रख दिया। देखिए हिलाल, अमित शाह साहब रजौरी में थे और उसके बाद बारामूला में थे और दोनों जलसों में उसने ये लफ्ज़ कई बार दोहराया कि यहाँ 3 खानदानों ने, उसमें शेख अब्दुल्ला का खानदान, शेख खानदान, मुफ्ती खानदान और कांग्रेस खानदान, 3 खानदानों को उन्हें बताया कि वो हिसाब पिछले 70 साल जो है मुल्क के उसमें आज़ादी के बाद क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है। और जवाब उसका साफ ज़ाहिर आना ही था, क्योंकि अमित शाह ने 3 लफ्ज़ तो बोले, 3 ये लफ्ज़ जो 3 खानदानों का नाम लिया ये तो बोले, लेकिन उसके बाद इसका जवाब रद्द अमल जरूर आना, क्योंकि पूछे जाने वाली बात थी। और जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो इसमें कई लोग वो है वो अपना रिएक्शन देते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार कल से इस पर अपना रिएक्ट कर रही है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये 10 सफ़ों का एक बाज़ाब्ता तौर पे प्रेस नोट जारी किया है, जिसको मैंने फुट स्टेट किया, जिसका मैंने कॉपी किया है। 10 सफ़े और इसमें मरहूम शेख महमूदुल्लाह का जो एरा है, यानी जिससे 1948 से लेकर 1953 फेज वाइज उन्होंने दिया है, 1977 से फिर 83 का 83 का जो पेज उनका जो टेन्योर था वो, और उसके साथ साथ 1986 से 1989 तक ये जो 3 फेज थे मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला के, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला का जो एरा था उसके हवाले से, और उसके बाद उमर अब्दुल्ला, तीनों के फेज को अलग अलग तरीके से उन्होंने बांटा है और ये जवाब दिया है कि हमारा फेज जो है, जो मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला का फेज है, जिसमें वो सबसे पहले कहते हैं कि हमने लैंड टू टिलर दिया है, ये इनकलाबी कदम है और ये शायद कोई और नहीं कर सकता था, ये मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला ने किया है। और उसके बाद अगर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हो, फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कल भी बताया था और इसमें भी लिख रहे हैं कि हमने 96 में जब जम्मू कश्मीर में तिरंगे की बात तो नहीं, यहाँ पे हालात उस तरह के थे कि यहाँ कोई सर उठा नहीं सकता था, तो हमने सर उठाने का एक बार फिर मौका दिया कश्मीरी को, और उस दौरान डेवलपमेंट एक साइड से, ये जो पॉलिटिकल मामला थे, और फिर फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला के टेन्योर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस बयान करती है, साहब बंद करती है कि जम्मू कश्मीर। तो सनम, क्या ये वही एरा है जब जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे थे और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाँ कर दी और इलेक्शन हो गए 96 के? तो कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का 96 से जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में एक वो आ रहा है जब बर्किना फासो में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो थे और वहां पे उन्हें इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए बताया था कि शॉर्ट ऑफ आजादी एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर कश्मीरीज एंड वी विल गो टू एनी एक्सटेंट शॉर्ट ऑफ आजादी। ये वजीर आजम हिंदुस्तान के बता रहे थे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने 1986 में 1996 में जम्मू कश्मीर में जब यहाँ कुकपरे का राज था, जब इखवान का राज था, उस सारे राज के मद्दे मुकाबल खड़ा होकर यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने अपनी कुर्बानियां भी दी और फिर यहाँ पे चुनाव भी लड़े। उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू
कश्मीर के अंदर, खासतौर पे कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। लेकिन ओवरऑल ये 96 का पीरियड था जब यहाँ पे हर तरफ से बंदूक का राज था और उसमें डेमोक्रेसी को पनपने का जो मौका दिया था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला ने दिया था, जबकि खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस की कई लीडरशिप उसके मुखालिफ भी थी। ये वो एरा की बात की है फारूक अब्दुल्ला ने। बिल्कुल, तो अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिसाब किताब देने की कोशिश की है, तो क्या आपको भी लग रहा है कि ये अब इलेक्शंस की तैयारी है और इलेक्शन से पहले इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं वो होती रहती हैं, तो ये सवाल जवाब, रिकॉर्ड कार्ड सब कुछ मांगा जा रहा है, तो क्या आप भी समझते हैं, मुख्तसरन बताइए कि ये इलेक्शन का प्रोसेस कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है? देखिए हिलाल, इलेक्शन का प्रोसेस का सिग्नल हमें परसों बारामूला में मिला था, जब वजीर दाखिला खुद बता रहे थे कि जो ही ये इलेक्शन प्रोसेस जो है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो लिखत पढ़त उसकी है इलेक्शन की, वो मुकम्मल होगी तो उसके बाद इंतखाबात होंगे। और फिर क्रॉस एग्जामिन करते हुए अगर आप दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करते हैं तो जनवरी फरवरी का वक्त जो है वो हमें इंतखाबात के हवाले से नजर आ रहा है। अब उसमें क्या होता है आगे कुछ दिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का मौसम उसकी इजाजत ना दे, लेकिन जम्मू में शायद वो उस फेजेस के हिसाब से चलता बने। तो ये सब कुछ जो है इस वक्त ये लिखत पढ़त है, जवाब है, हमला है, जवाबी हमला है, ये पॉलिटिकल हमले में, दूसरे की बात नहीं करूं, पॉलिटिकल हमले जो है ये सब कहीं न कहीं आने वाले वक्त की कुर्सी की लड़ाई है, जिसमें बीजेपी भी बात कर रही है, जम्मू कश्मीर में जनाधार यानी अपना जो वोट बैंक बढ़ाने की बात कर रही है, उसको लुभाने की बात कर रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी साफ जाहिर है कश्मीर उसका बेस है। जम्मू कश्मीर का भी बेस हुआ करता था, सिकुड़ते कश्मीर तक रह गई है, तो उस कश्मीर में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ कोशिश करेगी कि अपना वोट बैंक, अपनी पॉलिसी बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया सनम, इस हवाले से, इस ताल्लुक से बात करने के लिए, अपना एनालिसिस देने के लिए, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इशारा दिया रिपोर्ट कार्ड को लेकर उसकी वजाहत आपने की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के बाद अब जिक्र करते हैं मुल्क की सियासत का, क्योंकि मुल्क के अंदर भी सियासत सर चढ़कर बोल रही है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल के अंदर जो चाइना से मुत्तलिक एक करारदाद दिलाई गई थी, उस करारदाद को लेकर जब वोटिंग का अमल बहस के लिए जारी था तो उसमें भारत एब्स्टेन रहा, यानी भारत ने वोट नहीं किया, वो गैर हाजिर रहा। तो उस गैर हाजिरी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया। वो ट्वीट क्या था वो हम आप तक पहुंचाएंगे। ये असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट था और उन्होंने कहा कि अगियार के अंदर, चाइना के अंदर जो मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है, तो उस पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उन्होंने कहा कि वो इस बात की वजाहत करे कि हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल यानी UNHRC में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर बहस करने के लिए पेश की गई करारदाद के मसवदे पर क्यों गौर नहीं किया। उन्होंने तंज़िया अंदाज में लिखा कि क्या वज़ीर आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग को नाराज करने से डरते हैं। एक बड़ा सवाल जो है वो असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर उठाया है, और उन्होंने कहा कि क्या पीएम मोदी साहब एक अहम वोट से परहेज करने का इंतखाब करके UNHRC में अगियार मुस्लिम मसला पर चीन की मदद करने के हिंदुस्तान के फैसले की वजह बयान करेंगे। ये भी उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या शी जिनपिंग को नाराज करने से इतना डरता है वज़ीर आज़म, जिससे वो 18 बार मिला है, और जो भारत हक है इसके लिए क्या बात नहीं कर सकता है। उसके साथ साथ कांग्रेस की कौमी तर्जुमान शमा मोहम्मद ने भी इस पेशरफ्त पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला किया, और उन्होंने कहा कि चीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बहस के लिए UNHRC में करारदाद के मसवदे पर भारत गैर हाजिर है। हमारी ज़मीन चोरी करने के लिए चीन को जवाबदार ठहराना तो दूर की बात है, लेकिन पीएम मोदी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर चीन से इतना खौफजदा क्यों है। ये इस तरह का तंज़िया जो अल्फाज है या जो ट्वीट्स है वो नरेंद्र मोदी के नाम आज कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी ने किया। चलिए अगली खबर में हम बात करते हैं पुंछ के मंडी इलाके की, क्योंकि यहां पर जो एक गांव है जिसका नाम छल डांगरी, तहसील मंडी पुंछ, यहां पर रीछ ने 4 अफराद पर हमला किया, और हमले के बाद एक कमसिन बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। ये रीछ ने हमला किया और 4 अफराद जख्मी हुए और उन्हें इलाजो मुआवजे के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा था तो फिर आप मंडी की हालत ये देख सकते हैं कि गाड़ी से पेशेंट को उतारना पड़ा और उसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा।
घंटों तक यहां पर ट्रैफिक जैम था, न ट्रैफिक को दुरुस्त करने वाला अमला नजर आ रहा था और ना ही यहां पर ट्रैफिक को दुरुस्त किया जा रहा था, और इस वजह से यहां पर इन लोगों की जान भी चली जा सकती थी क्योंकि जख्मी हालत में थे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। उसके बाद मकामी लोग आ गए और उन्होंने गाड़ी से उन पेशेंट्स को उतारा और उसके बाद उन्होंने उसे स्ट्रेचर पर कांधों पर ले जाकर अस्पताल पहुंचाया। इरफान मुगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इरफान से जाने की कोशिश करेंगे। इरफान, ये जो यहां पर सिस्टम है, क्योंकि ट्रैफिक जैम यहां आज जानलेवा भी साबित हो सकता था। रीच ने हमला किया था और उसके बाद अगरचे वो जख्मी हो गए थे, जख्मी हालत में अगर उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है तो उनकी जान बच सकती थी, लेकिन इस जान बचाने के दौरान ये ट्रैफिक जो है ये ज्यादा रीच से खतरनाक साबित हो सकता था कि इसकी वजह से यहां पर किसी इंसान की जान भी चली जा सकती थी। एडमिनिस्ट्रेशन कहां थी? क्या वजह है कि उन्होंने इस हवाले से ट्रैफिक को क्लियर नहीं किया? जी बिल्कुल, क्योंकि आज जो यहाँ पे देश का चार हाथ जो है तो पहले से नफरात को जो है सब जिला अस्पताल लोगों की मदद से पहुंचाया गया, टेम्पो के जरिए उनको पहुंचाया गया। तो उसके बाद जो एक शख्स पीछे रह गया था उसको भी जो दूसरी गाड़ी के जरिए लाया ही जा रहा था कि तहसील मंडी के सदर मुकाम जो मेन पुल है वहां से बाजार से होते हुए गाड़ी जो है वो सब जिला अस्पताल मंडी जाती है, लेकिन वहां से जब जाम लंबा जाम लगा तो गाड़ियों के लंबे जाम की वजह से लोगों ने जो है स्ट्रेचर पर जख्मी को उठाकर जो है जाम में से निकाल कर वो सर जिला अस्पताल मंडी। तो ट्रैफिक पुलिस क्या ट्रैफिक पुलिस वहां पर नहीं था जिन्होंने ट्रैफिक को रेगुलेट करना था और इन जख्मियों की जान बचानी थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो यहाँ पे नायका पुलिस की जानिब से कुछ एसपी वाले जो है वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं जो जाम क्लियरेंस करवा रहे हैं, लेकिन गाड़ियों का ज्यादा जाम लगने की वजह से जब जख्मी को लाया जा रहा था, आपने वजह ये पहले भी कहा कि जख्मी की जान भी जा सकती थी, इसमें कोई शक नहीं है कि जख्मी की जान जा सकती थी, क्योंकि जो जख्मी थे वो शदीद एक जो है वो काफी सीरियस है जिनको यहाँ से जिला अस्पताल को रेफर करना पड़ा। आपको बताते चलें तो यहाँ पे इसके कबल भी तहसीलदार मंडी की जानिब से एक बड़ा इल्जाम उठाए गए थे, जो दुकानों के बाहर सामान रखा जाता है उसकी वजह से अक्सर यहाँ पे जाम लगते हैं, लंबा जाम रहता है जिसकी वजह से स्कूल में आने जाने वाले बच्चों को परेशानी रहती है और आए रोज यहाँ पे हादसा भी होते हैं, चाहे वो गाड़ियां एक्सीडेंट हो या फिर। बिल्कुल इरफान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त की कमी के सबब हम ज्यादा कंटिन्यू आपको नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस खबर को चलाने का मकसद यही था कि जो आज तहसील मंडी के अंदर ये मामला पेश आया, ये वाक़ा पेश आया, ये किसी भी बाजार के अंदर हो सकता है, क्योंकि ट्रैफिक जाम इस कदर रहता है शहरी श्रीनगर से लेकर कश्मीर के दूसरे कस्बा जात के अंदर भी कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी पेशेंट होगा तो उन्हें भी फिर इसी सूरत हाल से जूझना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। फिलहाल आज के न्यूज़ एट 6 में हम यहीं पर रुखसत हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप गुलिस्तान न्यूज़ के बाकी प्रोग्राम्स जो है वो देखते रहेंगे। फिलहाल न्यूज़ एट 6 में आज इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।